हाय दोस्तों, मैं अफसर अहमद हूं और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल अफसर ऑफिशियल्स। और आज हमारे साथ बातचीत करने के लिए मौजूद हैं चंद्रभूषण पांडे जी। और जिस जिले की विधानसभा सीटों की हम चर्चा करेंगे वो है पूर्वी चंपारण डिस्ट्रिक्ट। और इसके अंदर 12 विधानसभाएं आती हैं। ये बहुत बड़ा, अगर आप साइज के हिसाब से देखें तो बहुत बड़ा जिला आप कह सकते हैं। तो चंद्रभूषण जी से हम जानेंगे कि एक्चुअली इन सीटों का हाल क्या है, यहाँ का जातिगत गणित क्या है यहाँ पर जो एनडीए को लीड दिए हुए है। दोस्तों, आगे बढ़ने से पहले मैं आपको एक बात और बता दूं। इन 12 सीटों में से 2020 में एक बड़ा चंक, मैं आपको बता दूं कि एक बड़ा हिस्सा जो है वो आपका बीजेपी के पास गया। और इसमें से एक सीट जेडीयू के पास गई और 3 सीटें आपकी आरजेडी के पास गई। तो आप इस गणित को आप इस तरह समझ सकते हैं कि बीजेपी का ये गढ़ है और यहाँ वो बहुत प्रभावी हैं। पर क्या 2020 का जो हाल है, क्या वो 2025 में रहेगा, इस पर हम चर्चा करेंगे चंद्रभूषण जी। चंद्रभूषण जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे इस प्रोग्राम में। धन्यवाद जी। चंद्रभूषण जी, थोड़ा सा पूर्वी ये बताएंगे कि यहाँ का जातिगत गणित क्या है। अगर हम पूरे डिस्ट्रिक्ट को देखें तो कौन सी कम्युनिटी डोमिनेट करती है, किसका असर ज्यादा रहता है अलग अलग विधानसभाओं की सीटें फाइनलाइज कराने में। देखिए, ये पूर्वी चंपारण और पश्चिमी चंपारण जिला ये पहले कांग्रेस का जी गढ़ हुआ करता था। और जी ये तो अभी 12 सीट है और पश्चिम चंपारण में 9 सीट है। दोनों चंपारण जी रीजन है जो बट करके 2 जिलों में बटा है। लेकिन जी जब से कांग्रेस की सरकार यहाँ थी तो यहाँ पर जितना आज एनडीए का दबदबा है, एनडीए का गढ़ है, वैसे ही ये कांग्रेस का गढ़ था। और यहाँ जी विपक्ष में कम्युनिस्ट पार्टी कुछ जीतती थी, 2 सीटों पर, 3 सीटों पर। उसके बाद सिर्फ कांग्रेस ही रहता था। लेकिन जी इधर विगत विगत समझिए कि 90 के बाद जी से स्थिति बदल गई। जब प्रकाश आंदोलन का जी आंदोलन हुआ और उस आंदोलन में जो आंदोलन के बाद की स्थिति जो है वो बदलती चली गई। जी उसके बाद कांग्रेस हाशिए पर आ गया और कांग्रेस के जी हाशिए पर आने के बाद में कांग्रेस ने अपने उस बिखरते वोट को फिर से कलेक्ट नहीं कर सका। कोई जी लीडरशिप नहीं था। बिहार में कांग्रेस को बीमारी है कि 6 महीने से ज्यादा सरकार में कोई मुख्यमंत्री रहता था तो उसको बदल करके फिर दूसरा कर देता था, फिर बदल कर दूसरा करता था। धीरे 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 इसका ऐसा असर खराब हुआ कि कांग्रेस में विश्वास करना लोगों ने छोड़ दिया। जी जी जहां तक आप पूछ रहे हैं कि यहाँ पर जातिगत हिसाब, जी जातिगत मतलब कि समुदाय का, कि यहाँ पर एनडीए के बढ़ने का कारण क्या है। जी एनडीए का बढ़ने का कारण यह है कि कांग्रेस जब टिकट बांटती थी तो वो अपने जो परिवार उससे जुड़े रहते थे उसी के परिवार को वह टिकट देती थी। जो बरसों बरस तक विधायक रहे हैं उन्हीं के बेटे के, उन्हीं के पोते को टिकट देती थी। तो जैसे जी दूसरे जाति वाले जितने लोग हैं, सैकड़ों जाति के लोग हैं, वो सब कोई उससे डिप्राइव होते गए और उससे इनका नाता टूटता गया। और फिर जी जब ये रीजनल पार्टी का उदय हुआ, जिसे रीजनल पार्टी का सबसे पहले स्ट्रांग उदय हुआ राष्ट्रीय जनता दल का, जनता दल के जी बाद तो लालू जी उसके प्रमुख हैं, आज भी हैं। तो लालू जी ने सभी जातियों में जितने भी पिछड़ी जातियां थी, अति पिछड़ी जातियां थी, मुस्लिम थे, हिंदू थे, ये सब लोगों के में बांट करके टिकट बांटना शुरू किया। और उसमें जी बिल्कुल नए लोग आने शुरू हो गए जो कोई खानदानी लोग नहीं थे, पारिवारिक लोग नहीं थे, लेकिन पॉलिटिकल एक्टिविस्ट थे, उनको विश्वास था। तो बाद में वो लोग वहां से विधायक होने लगे। तो कांग्रेस का की विदाई हो गई और कांग्रेस का जो वोट बैंक था, खास करके अल्पसंख्यक वर्ग, दलित वर्ग, अति पिछड़े लोग जो था इनका, वह बदल करके वो लालू यादव के किट में चला गया जी और कांग्रेस का सफाया हो गया। तो कांग्रेस बाद में जो उनके वोटर शिफ्ट होकर के आरजेडी में चले गए थे, उसके बावजूद कांग्रेस आरजेडी की पिछलग्गू बनी रही। जी तो कांग्रेस का पूर्ण सफाया हो गया। और उसके बाद में सबसे बड़ी पार्टी यहाँ पर आरजेडी पार्टी बिहार में।
तो बिहार जी बिहार में आरजेडी का जब से राज हुआ, उसको उसे टक्कर लेने के लिए तब तक भारतीय जनता पार्टी उसके सामने आके खड़ी हो। तो भारतीय जनता जी पार्टी को सपोर्ट करने में लालू जी ने पिछड़े वर्ग को बहुत तरजीह दिया, उनको बोलना सिखाया, अपने अधिकारों के प्रति सजग होना सिखाया। और इस सब के कारण जो इसका प्रभाव जो है तो अग्र जातियों पर पड़ा, वो अपने को जी उपेक्षित महसूस करने लगे। और बाद में स्थिति ऐसी हो गई कि अग्र जाति के जितने लोग थे उसमें अग्र जाति के मुस्लिम तक, ये सभी लोग जो है सो भाजपा के तरफ में टिल्ट कर गए, और ये लोग भाजपा के वोटर धीरे धीरे बनते चले गए। हालांकि ये भाजपा के कैडर नहीं जी है, उनके वोटर बनते चले गए लालू के डर से, कि लालू को हटाना है इसलिए इसको वोट देना है, बस एक ही ये चीज था। जी तो जी जी ये भाजपा डराती थी कि हमको वोट नहीं दीजिएगा तो लालू फिर आएगा। तो इस डर से ये सब वर्ग एकत्रित होकर के, जिसमें पिछड़ी जातियां भी, उनका सर्वाधिक लोग पिछड़ी जातियों का सर्वाधिक लोग है, और इनके साथ मिलकर के ये लोग भाजपा के तरफ टिल्ट कर गए। जी उसके उससे निजात पाने के लिए लोग ज्यादा से जरूरत से ज्यादा भरोसा भाजपा पर किया, और भाजपा के जी साथ आ गए नीतीश कुमार। जेडीयू समता पार्टी जी बनाए, समता पार्टी से जेडीयू बनाए, और इसके साथ मिलकर जी के यहाँ पर सरकार चलाने लगे। यही कारण है कि जो लोग इसके खेमे में आ गए वो आज तक हैं। और अब कांग्रेस की तरह 12 में 9 तक जो है तो ये एनडीए के प्रतिनिधि जीतते हैं, और जी एक दो तीन तक ये लोग जीत कर आ जाते हैं। जी जी। ये लोग तो अच्छा, ये थोड़ा मोदी बताएंगे, जी। ये थोड़ा ये बताएंगे चंद्रभूषण जी, कि यहाँ कास्ट डोमिनेंस के अगर हिसाब से देखें, जैसे हर जिले का अपना एक कास्ट कैलकुलेशन होता है, तो अगर यहाँ का जाति गणित अगर हम समझें, तो यहाँ पर किस कम्युनिटी का की संख्या ज्यादा है, वो थोड़ा बताएंगे आप? हाँ देखिए, जो अभी आंकड़ा आया है उसमें तो सबसे ज्यादा जाति में ये जो अगड़ी जातियां हैं उनका परसेंटेज बहुत छोटा है। जी जैसे राजपूत हैं तो मुश्किल से 3 पॉइंट कुछ है प्रतिशत इनका है। जी भूमिहार है तो जी 2 पॉइंट कुछ इनका है। ब्राह्मण है तो 3 पॉइंट है। ये सभी मिला भी दीजिएगा तो 10 पॉइंट नहीं होता है। जी लेकिन जी पिछड़ी जाति में सबसे ज्यादा 14% यादव जी लोग हैं। जी जाति में सबसे संगठित और उनकी संख्या सबसे जिसकी ज्यादा है वो है यादव। यादव के जी बाद अ, ये है कुशवाहा लोग हैं। जी जी कुशवाहा जी जो पिछड़ी जाति में आते हैं। तो यादव जी के बाद कुशवाहा, और उसके बाद वैश्य समाज है। जी वैश्य समाज जो बढ़िया जाति के लोग होते हैं, इसमें जो है सो 25-30 प्रकार की जातियां हैं, और जी इसमें बहुत ज्यादा समृद्ध लोग भी हैं और बहुत गरीब लोग भी हैं। तो यही तीनों जी। मिलाकर के सबसे ज्यादा जाति है जी। तो मुझे ये थोड़ा बताएंगे, ये जो 12 सीटें हैं, मैं पढ़ देता हूँ: रक्सौल, सुगौली, नरकटिया, हरसिद्धि, गोविंदगंज, केसरिया, कल्याणपुर, पेपरा, मधुबन, मोतिहारी, चिरैया और ढाका। यहाँ पर इसमें से वो कौन सी सीट है जो माइनॉरिटी जहाँ पर ज्यादा है, या थोड़ी बहुत जिसकी संख्या ज्यादा है, वो कौन सी सीट है? ढाका है। ओके ओके। जी जी। अच्छा अच्छा, आज अभी जो 2025 का परिदृश्य है, तो इन 12 सीटों के बारे में आप क्या सोचते हैं? आपको क्या लगता है, क्या 2020 से 2025 के बीच में पूर्वी चंपारण, जैसे कि बाहर की बिहार में डिस्कशन हो रहा है, पूर्वी चंपारण में भी कोई नया डिस्कशन स्टार्ट हुआ है? क्या बीजेपी का इसी तरह डोमिनेंस बना रहेगा, या आपको लगता है कि टिकट वितरण या बाकी चीजों से और मुद्दों के कारण कुछ बदलाव आएगा? आप क्या सोचते हैं? बिहार की राजनीति है जी जिसमें संख्या बल विधानसभा में भाजपा के पास है, जी और उसके मुख्यमंत्री नीतीश कुमार हैं जिनकी संख्या कम है, फिर भी जी मुख्यमंत्री। सरकार चलती है तो बागडोर नीतीश कुमार के हाथ में है, लेकिन विधायक जो है सो भाजपा के रहते हैं। तो सरकार जी इनकी चल रही है 20 वर्षों से, 20-25 वर्षों से सरकार चल रही है। तो सरकार चल रही है तो इन लोगों ने अब अपने क्षेत्र में पदाधिकारियों पर, इन सब चीजों पर कब्जा बना लिया है, और ये अपनी जी चलाते हैं। बाकी यहाँ पर जी विपक्ष देखने को भी नहीं मिलता है, और विपक्ष जो है सो इतना बिखरा हुआ और टूटा हुआ है कि यहाँ किसी का संगठन ही नहीं। सच यह ओ, है कि विपक्षी दलों का संगठन नाम का कोई चीज ही नहीं है। अगर बिल्कुल संगठन नहीं है, हवा में है, तो वह है नीतीश कुमार।
नीतीश कुमार जी भरोसा करते हैं पर अधिकारियों पर, वह जी संगठन पर विश्वास नहीं रखते हैं, इसलिए उनका संगठन नाम स्कल्टन है, संगठन कोई संगठन नहीं है। तो जी और जी उसके एवज में भाजपा का संगठन बहुत ही मजबूत है, उतना मजबूत किसी जी पॉलिटिकल पार्टी का नहीं है। हाँ, तो जी यही कारण है कि भाजपा जो है सो जीत जाती है। जहां तक जी आरजेडी है, तो आरजेडी का उसका नेचर है, रूलिंग नेचर है। वो समझती है कि हमको सरकार चलाना है, विपक्ष में नहीं रहना है। विपक्ष का कोई चरित्र ही उसके पास नहीं है। जैसे 5 साल का समय है, वह सरकार के नाकामियों को उजागर करके, लोगों की समस्याओं को उजागर करके वह लोगों के दिल में अपना जगह बना सकता था। लेकिन जी 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 बा, हाँ, 12 महीने साल के होते हैं, उसमें एक दिन भी वो लोग जी। समय नहीं देता है, उनकी नहीं कोई मैं ये बैठक नहीं होती। चंद्रभूषण जी, मैं ये समझना चाह रहा हूँ कि जो 20 था वो जा चुका, अब है 25। नामांकन हो चुके हैं, सारी चीजें टेबल पर हैं। आपने जो इवेल्युएट किया है पूर्वी चंपारण को, तो आपको क्या लगता है कि कहीं कोई स्थिति बदल रही है, या अलायंस थोड़ा बहुत अपनी टैली बढ़ा सकता है? क्योंकि एक बड़ा नंबर जो है यहाँ बीजेपी के पास है, नो डाउट। जब 12 में से 9 एनडीए लेके बैठा हुआ है, तो आपको लगता है कोई बदलाव आएगा, या वही स्थिति बनी रहेगी? ये मैं समझना चाह रहा हूँ दर्शकों के लिए। देखिए, पिछले 20 में भी जो था कि यादव और मुस्लिम एकजुट होकर के वोट किया था आरजेडी को, जी वही वही आरजेडी का वोट हर विपक्ष को मदद करेगा। क्योंकि जितने भी लोग वो महागठबंधन में, ग्रैंड अलायंस में जो लोग हैं, वो सभी कोई आरजेडी के वोट पर ही हैं। उन लोगों के जी पास दूसरा, एलिस के पास दूसरा कोई वोट नहीं है। लेकिन सवाल यह जी है कि वो उतना ही वोट है, वो अब बढ़ने के बदला घट गया है। जी इसलिए कि केंद्र की सरकार और राज्य की सरकार, एनडीए की सरकार, वो तो समझिए कि फॉर द फर्स्ट टाइम आफ्टर इंडिपेंडेंस, पहले पहले जो है सो बिजली में छूट, 10-10 हजार रुपया, वृद्धावस्था पेंशन योजना, क्या क्या पेंशन योजना, छात्रवृत्ति छात्रों को देना, ये जितने भी तरह के फ्री बीज हैं, ये समूचा ये राज्य सरकार ने किया है। और इसका जी लाभ जो है सो हम लोगों को मिल रहा है, गरीब लोगों को मिल रहा है, सभी जाति और धर्म के वर्ग के लोगों को मिल रहा है। 4-5 किलो अनाज जो है तो सबको, सब जाति धर्म को लोग मिल रहा है। आम लोग अभी सबसे ज्यादा नीतीश कुमार के पक्ष में साफ साफ दिखाई दे रहे हैं। अभी नीतीश कुमार की लोकप्रियता में कहीं कमी नहीं हो रही है। सबके जी बावजूद जो जी कुछ आप पढ़ते हैं सुनते हैं, गांव गांव में उसका वोटर, महिला खास करके, आधी जनसंख्या तो पूर्ण रूप से उसके साथ है। इसलिए जो हम लोग अभी फोर्सी कर रहे हैं, अभी तो इलेक्शन कैंपेन शुरू हुआ नहीं है बिहार में, सच तो यह जी है। जी जी हेलीकॉप्टर से पटना में बैठ करके रास्ता देख रहा है। लेकिन जी जो स्थिति है, अंत में आप अगर यही स्थिति बनी रही विपक्ष का, तो आप देखेंगे कि जैसे यहाँ 12 में 9 पहले पिछली बार था ना, जी हम लोग उम्मीद करते हैं कि 9 से आगे भी बढ़ सकता है एनडीए। ओके और विपक्ष को यहाँ कुछ खास मिलने वाला नहीं है। जी। यहाँ तो मतलब आपका, ये, जी, हाँ बोले। आपका ये मानना है चंद्रभूषण जी कि इन 5 सालों में कुछ बदला नहीं है, चीजें ना इंटैक्ट बदला कुछ हैं, नहीं। और हाँ, और एनडीए जो है और मजबूत ही हुआ, आपका ये कहना है? जी हाँ। जी। अच्छा, एक बात बताइए कि 5 सालों बाद भी न बदलना में विपक्ष की क्या कमी आप देख पा रहे हैं, जिसकी वजह से पूर्वी चंपारण जैसा इतना बड़ा जिला, जिसमें 12-12 विधानसभा सीटें हैं, और उसके बाद भी कोई, जैसे आप, मैं आपको सुन पा रहा हूं, कोई बदलाव नहीं है? ऐसा लगता है सब ऊपर से डिस्कशन हो रहे हैं, और अभी भी ग्राउंड पर एनडीए अपना ग्राउंड होल्ड किए हुए है। इज दैट सो? देखिए, लोगों की समस्याएं बृहत्तर है। ये 5 वर्षों में लोगों की समस्याएं बहुत ज्यादा बढ़ गई हैं। किसी भी जी समस्या का निराकरण ये एनडीए की सरकार के लोग नहीं कर रहे हैं, समझे ना। जी भ्रष्टाचार जो है जी सो सर के ऊपर से गुजर रहा है, लोग त्राहिमाम किए हुए हैं, समझे ना। जी तो यहाँ कठिनाई कम नहीं है। सरकार बदलने के जी लिए माहौल बहुत बढ़िया था। लेकिन हम्म ये जो विपक्ष के लोग हैं, यानी मूल रूप से आरजेडी और उसके पिछलग्गू जो लोग हैं, जिनके पास न कोई ऑर्गेनाइजेशन है, न लोग है, न वोटर है, जाति के नाम पर वोट जमा करना चाहते हैं। जी तो अब जाति के नाम पर लोग वैसा नहीं जमा हो रहा है जो 20 में के पहले हुआ करता था।
अब जी लोग बहुत होशियार हो गया है। जी 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 लोग जी चाहता है जी कि आप बताइए कि आप आइएगा तो जी क्या कीजिएगा। तो यह नहीं बताते हैं, वो बताते हैं ये भ्रष्टाचार फैला दिया है, फलाना किया है, ढकाना किया है, ये दूसरे की कमी सुनाते हैं। तो लोग चाहता है कि समस्याओं का निदान हो। सिंचाई की सुविधा कहीं नहीं है, नहर पे पानी आता ही नहीं है, नल जल योजना है उसमें घर घर पानी जाता ही नहीं है, 5 किलो अनाज के बदले 4 किलो अनाज दिया जाता है। बिना भ्रष्टाचार के आपका कोई काम कहीं हो ही नहीं सकता है। यहाँ तक कि ब्लॉक से लेकर के, थाना से लेकर के, और स्टेट के सेक्रेटेरिएट तक के सचिव घूस लेते हैं, है ना। तो किसी चीज में बिना घूस के कुछ नहीं होता है। मिनिस्टर एक से एक घूसखोर है। यहाँ तक घूसखोरी है कि आरजेडी के लोग के जो मंत्री थे वो शर्मा रहे होंगे इन लोगों के मंत्रियों को देख करके। वास्तविकता तो यह है। लेकिन जी जब विपक्षी नहीं है तो लोग कैसे बदल जाएंगे। लोग तो दूसरे नेतृत्व का भरोसा रखते हैं, उन्हीं की आस में बैठे रहते हैं हम लोग। और शिक्षा जी इसका मूल कारण है और गरीबी मूल कारण है। पलायन देखिए यहाँ के, समझिए कि पलायन इतना जबरदस्त है कि लाखों लाख लोग जो है सो पलायन करके चले गए हैं बाहर कमाने के लिए। जी 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 लेकिन वो एकत्रित नहीं होते हैं। एकत्रित जी हो, कोई आंदोलन हो, कोई चीज हो, कोई नेतृत्व हो, तो हर आदमी तो यहाँ पर पॉलिटिकल पार्टी का चरित्र नहीं है कि सब चोर है एक समान सा। चाहे वो भाजपा जी का लोग हो, चाहे आरजेडी का लोग हो, बात जी बराबर है, एकदम दोनों बराबरी की चीज है। जी। अच्छा, चंद्रभूषण जी, मैं कुछ चीजें विधानसभा वार पूछता जाऊंगा, थोड़ा सा दर्शकों की जानकारी के लिए। थोड़ा सा मतलब जो आप इंसाइट बता सकते हैं उसमें बताइएगा। ये बोलिए। ढाका की सीट के बारे में थोड़ा जानकारी दीजिए, किस तरह की सीट है और ट्रेडिशनली ये किसके पास रही है। देखिए ढाका में अभी जहाँ तक हमको याद है कि 3 3 साढ़े 3 लाख मतदाता है, समझे ना। जी वहां पर जी ये सीट जो है तो मुस्लिम लोग ज्यादा वहां पर जीतते रहे हैं जी शुरू जी से। तो सत्ता प्राप्ति के लेकर के बाद से लेकर के हिंदू लोग भी जीतते हैं, मुस्लिम लोग भी जीतते हैं। वहां पर कोई जी मामला ऐसा नहीं। तो वहां जी पर इधर हाल फिलहाल विगत 30 40 वर्षों में सबसे बड़े नेता मोतियूर रहमान हुए थे, है ना। जी जो पहले कांग्रेस के नेता बन करके आए और जी विधायक बने। उसके बाद वो जब कांग्रेस का हालत ढीला हो गया तो वो आरजेडी में लालू जी के साथ चले आए जी और जी अपने जो है सो राजनीति करते रहे। और वोट बैंक भी बदल दिया, समूचा कांग्रेस को लेकर के आरजेडी को पहुंचा दिया। बाद में वो जो है सो जी राज्यसभा के सदस्य भी बने थे। अब उनका बेटा फैसल रहमान है, तो उनका जी बेटा अब नेता है। तो वो एक बार जो है सो जेडीयू से वो विधायक हुआ था। जी फिर उसको भाजपा ने हरा दिया वहां पर पवन जायसवाल ने, है ना। जी जी तो जी अपनी बार जो लड़ाई है वो फैसल में और पवन जायसवाल में भाजपा के है। जी 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 जी। अच्छा, थोड़ा मोतिहारी के बारे में बताएंगे। मोतिहारी विधानसभा किस तरह की है और क्या बीजेपी ट्रेडिशनली इस पर डोमिनेट करती रही है। देखिए मोतिहारी जो है सो पिछड़ा बहुल क्षेत्र है ना। यहाँ पिछड़ी जाति का जी जो वोट है, शहर को छोड़ दिया जाए तो वो 95% है। तो अति जी पिछड़ा जी। पिछड़ा की हम्म, संख्या, हरिजन दलितों की संख्या, अल्पसंख्यकों की संख्या, यही मूल वोट है, समझे ना। अगड़ी जी जातियों की जी संख्या बहुत नगण्य है जो शहर में है ना। जी तो यहाँ पर जी पहले से पिछड़ी जाति के लोग ही जीतते रहे हैं, खास करके जी बनिया के कलवा जाति के लोग, समझे ना। जी यहाँ शुरू हुआ था स्वतंत्रता प्राप्ति के बाद में, यह मोतिहारी कंस्टिट्यूंसी के नाम से जाना जाता था। तो उसमें कुछ पहले ब्राह्मण लोग जो है यहाँ के एमपी हुआ करते थे 77 के पहले तक। एक जी ब्राह्मण थे अरे राज्य वही होते थे। और जब 77 में जी वो हार गए, उसके बाद से विपक्ष के लोग यहाँ पर जीतना शुरू हो गए। तो उसमें जी एक ठाकुर रमापति सिंह वकील थे जो राजपूत जाति से थे, वो जीते थे। जी और उसके बाद प्रभावती गुप्ता जी थी, तो प्रभावती गुप्ता कांग्रेस की थी, तो वो उसके बाद एमपी हुई। उसके बाद ये आ गई, ये रमा देवी आई। रमा देवी आई उसके बाद आपको ये भाजपा के नेता श्री राधा मोहन सिंह जी का आगमन हुआ। और श्री राधा मोहन जी सिंह 5 6 बार से जी जी लगातार जी यहाँ पर जीतते रहे। जी। हाँ, कमला मिश्र अच्छा, मतलब भी एक बार हुए थे सीपीएम। जी जी जी। चंद्रभूषण जी, एक चिरैया करके सीट है, इसके बारे में थोड़ा बताएंगे। ये विधानसभा किस तरह की है और कौन डोमिनेट करता रहा है इस पे। देखिए चिरैया जो क्षेत्र है वो डिलिमिटेशन के बाद बना है, समझा गया।
वो ढाका जी और जी जी चिरैया दोनों एक ही जगह है। और घोड़ासाहन, जी तो घोड़ासाहन को खत्म जी कर दिया गया और फिर उसको अमलगामेशन करके कैसे कैसे काट करके चिरैया ढाका को बना दिया। जी तो जी जब से यह चिरैया बना है तो इसमें ज्यादा लोग हैं, चिरैया में जी मुस्लिम मुस्लिम लोग भी हैं, कम हैं। उसके बाद जी ऊंची जाति के लोग भी हैं और अति जी पिछड़ी पिछड़ी दलित इस सब कोई हैं, लेकिन पिछड़ी और अति पिछड़ी के का प्रतिशत 80% से ऊपर है। ओके। जी हम्म। जी जी जी। और यहाँ अच्छा से अगली एक। भाजपा जी के जी 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 प्रतिनिधि जी। हैं लाल बहादुर गुप्ता। हाँ हाँ हाँ। जी इसके जी पहले जी इसके पहले वहां से आरजेडी के प्रतिनिधि थे लक्ष्मी नारायण यादव। तो आखिरी बार लक्ष्मी जी जी नारायण यादव को फिर से टिकट मिला है, लेकिन जी लक्ष्मी नारायण यादव को टिकट मिला तो जो दूसरे प्रत्याशी थे आरजेडी के, उनके खिलाफ में खड़ा हो गया निर्दलीय, वो भी यादव हैं। जी 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 और जी जी अब तीसरा पार्टनर आ गया प्रशांत किशोर का जन सुराज। जी जी अब जन जी सुराज जी के भी वहां पर संजय सिंह खड़े हुए हैं। जी तो स्थिति वहां की यही है और जो जी स्थिति जी बन जी। रही है उसमें हम समझते हैं कि सबसे पलड़ा हल्का होगा आरजेडी का। ओके ओके। अच्छा ये थोड़ा मधुबन सीट के बारे में बताएंगे, ये किस तरह की सीट है, इसे कौन जीतता रहा है? मधुबन से जिले का पूर्वी क्षेत्र है जो शिवहर के बॉर्डर से जी लगता है। मधुबन जी क्षेत्र में पहले से वहाँ कम्युनिस्ट लोग भी जीतते थे। जी मधुबन क्षेत्र के स्वतंत्रता प्राप्ति के बाद एक विधायक हुए थे, वो ढाका क्षेत्र के प्रतिनिधि थे, ब्रज जी बिहारी शर्मा जी, कांग्रेस के। जी धीरे जी धीरे धीरे वहां पर वो एक भारती जी थे जो वहां से जीतते रहे, जी विधायक होते रहे। उसके बाद वहां पर सबसे इधर 30-40 वर्षों में नेता उभरे भारतीय राष्ट्रीय जनता दल के श्री सीताराम सिंह, जो राजपूत जी जाति से समाज से आते हैं। तो सीताराम सिंह वो लगातार एमएलए होते रहे और सीताराम सिंह बाद में वो शिवहर से एमपी भी हुए। जी यह क्षेत्र जी जो है ना जी पूर्वी जी चंपारण का जो 12 क्षेत्र है, इसमें 6 क्षेत्र पड़ता है ईस्ट चंपारण पार्लियामेंट्री कंस्टिट्यूंसी में, यानी मोतिहारी पार्लियामेंट्री कंस्टिट्यूंसी में 6। जी और जो 6 रेस्ट है उसमें 3 पड़ता जी है पश्चिम चंपारण संसदीय क्षेत्र में। जी 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 जी, जी रक्सौल, सुगौली, ये सब पश्चिम चंपारण में पड़ता है। और जी ढाका, चिरैया और मधुबन, ये तीन क्षेत्रों की बात आप कर रहे हैं, यह शिवहर पार्लियामेंट्री जी कंस्टिट्यूंसी में पड़ता है। तो जी 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 मधुबन से जी अब श्री सीताराम सिंह के पुत्र जो हैं, तो राणा रणधीर जी सिंह, वो पहले नेता थे आरजेडी के, बाद में पलथा बदल करके वो चले आए भाजपा में और तब से वे भाजपा के वहां से एमएलए हो रहे हैं। जी। अच्छा एक बात और बताइए कि राणा रणधीर सिंह के भाई हैं और वो एमआईएम से खड़े हुए हैं, थोड़ा बताएंगे उनके बारे में, बड़ा चर्चा है। देखिए वैसा कोई बात नहीं है। वो 3 भाई हैं, हम ना, जी फिर सीताराम सिंह के 3 पुत्र हैं। उसमें जी एक सबसे बड़े जो हैं वो इंजीनियरिंग पढ़े थे और इंजीनियरिंग पढ़ने के बाद में उनके मरने के बाद में विधायक हो गए, राणा रणधीर जिसका जी नाम है। जी और जी जी ये जी जो उनके जो दूसरे पुत्र हैं, वो राणा जी रणधीर सिंह जब एमएलए हुए तो बाद में मंत्री हुए बिहार सरकार में। जी और उसके पीए बने इनके छोटे भाई राणा रणधीर के, जी है ना, जो ओवैसी साहब के पार्टी में अभी हैं। जी तो जी 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 इनको भी जी हुआ कि हाँ, भाई के साथ हम भी अब राजपाट में आए हैं। तो ये ओवैसी साहब को जाकर के पकड़ लिए और शिवहर से तो इस संसदीय क्षेत्र से इनको टिकट दे करके ओवैसी साहब ने खड़ा करा दिया था। और उसके बाद ढाका क्षेत्र से ले करके सबसे पहला अपना टिकट दे दिया इनको। जी जी हाँ, जी ये जी कोई जी प्रभावी चीज नहीं है, ये कोई मिसनंबर है, कुछ नहीं। जी जी। अच्छा थोड़ा पिपरा के बारे में बताएंगे, पिपरा विधानसभा किस तरह की है, यहाँ कौन डोमिनेट करता है? यहाँ से बीजेपी जीती पिपरा, हुई है जो तो मेरे पास जो जान के। जी, पिपरा विधानसभा क्षेत्र बहुत लंबा है ना, इसकी बेतुकी लंबाई है।
ये मोतिहारी से शुरू होता है और मुजफ्फरपुर बॉर्डर में जाकर के सट जाता है, पूरब से पश्चिम जी है। आज मोतिहारी से 7 किलोमीटर दूर क्षेत्र है, लेकिन जी इसका अंतिम छोर मोतिहारी से 65-70 किलोमीटर दूर है। जी ये शुरू होता है तुरकौलिया से लगे शुरू होता है, और उसके बाद चकिया टप करके, मेहसी जी टप करके, तब तेतरिया तक ही हम्म पहुंचता है। तो हम्म इसमें इसमें पहले ये पहले हरिजन क्षेत्र था। जी स्वतंत्रता प्राप्ति के बाद में डिलिमिटेशन के पहले ये हरिजन रिजर्व कंस्टिट्यूंसी था। तो इसमें जी दलित लोग जो है तो हुआ करते थे, ज्यादा कांग्रेस के लोग ही जीतते थे। सीपीआई के भी एक बार जीते हुए थे, तुलसीराम। तो जी कांग्रेस और सीपीआई यहाँ से लोग चुने जाते थे। इस जो अपनी बार जो डिलिमिटेशन हुआ सबसे अंत के में, तो इसको उससे मुक्त कर दिया गया। अब मुक्त करके हरसिद्धि को रिजर्व कर दिया गया। हरसिद्धि जी कंस्टिट्यूंसी जो है उसको रिजर्व किया गया, पिपरा फ्री हो गया। अब तब पिपरा फ्री होने के जी बाद में कम्युनिस्ट लोग भी इसमें जी अपना प्रभाव का दावा करते हैं, समझा गया जी ना। जी तो दावा तो जो भी जी करते हैं, लेकिन इनकी संख्या जी बहुत कम है। तो यहाँ से अभी वर्तमान काल में भाजपा के वो एक हैं श्यामबाबू जी यादव, वो जवान लड़का है। जी जी तो श्यामबाबू यादव वहाँ के विधायक है ना। और जी वहां से अपनी बार एक सीपीएम के वो राजमंगल जी जी वहां पर कैंडिडेट हुए हैं। वो उनके डायरेक्ट फाइट उनसे उनको होगा। लेकिन जी अच्छा, खास बात अब चाहिएगा जानना जिसमें जातियां कितनी हैं। तो हमको जी लगता है कि इसमें इसमें 85% पिछड़ी जाति है ओके जी मतदाता। मुस्लिम भी हैं, हिंदू भी हैं, जी अपर कास्ट के लोग भी हैं, इन सब कोई बहुत कम। जी लेकिन जी यादव जी यादव और जी कोयरी यानी कुशवाहा, इन लोगों की संख्या बहुत ज्यादा जी 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 है। अच्छा यादव नेक्स्ट यादव बहुत बहुल होने के जी बावजूद भी यहाँ यादव आरजेडी का नहीं जीत पाता है। अच्छा चंद्रभूषण जी अगले उस पे आते हैं। अगली ये सीट है कल्याणपुर की। ये सीट जो है आरजेडी ने जीती थी 2020 में और उसे 45% मत मिले थे। क्या बोलेंगे इसका इतिहास क्या है? क्या ये आरजेडी के पास ही रहती है या अभी आई है? ये डिलिमिटेशन के बाद, पिछले बार के डिलिमिटेशन के बाद केसरिया से काट करके कल्याणपुर एक नया कॉन्स्टिट्यूंसी बनाया गया जी है ना। जी इसका इतिहास नहीं है कोई। तो काट करके बनाया गया कोटवा ब्लॉक को, उसमें पूरा मूल रूप से कोटवा ब्लॉक है वो। तो जी कल्याणपुर वही वही है। राजद के मनोज जी यादव जी ये वहाँ विजयी हुए। जी और उनके पिताजी जमुना यादव जी थे, जो जी पहले सीपीआई के नेता हुआ करते थे। जी मनोज जिला के जी आरजेडी के अध्यक्ष हैं। और ये पिछली बार भाजपा के सत्येंद्र प्रसाद सिंह को हरा करके ये पहले पहले विजयी जी हुए हैं, है ना। जी हाँ, जी जी इसके जी पहले जी जी वहां से सचिंदर प्रसाद सिंह विधायक हुआ करते थे। और इस बार जी भी जी सचिंदर जी सिंह को यहाँ पर टिकट मिला है, और मनोज से ही डायरेक्ट फाइट जी होगा। हाँ, जी जी अच्छा अगली सीट पे एक बार बात कर लेते हैं जल्दी जल्दी। एक सीट है सुगौली की। इसके बारे में क्या बोलेंगे? ये सीट ट्रेडिशनली किसके पास रही है? ये अभी आरजेडी के पास है। इसे 2020 में शशि भूषण सिंह ने जीता था। जी हाँ। सुगौली बड़ा इंटरेस्टिंग है। सुगौली इतना जी इंटरेस्टिंग है कि सुगौली रक्सौल से बॉर्डर से जुड़ा हुआ है। और ये आपको बताया कि जी पश्चिम चंपारण संसदीय क्षेत्र में का ये पार्ट है। सुगौली मोतिहारी से जी 25 किलोमीटर पर है। सुगौली जी में पिछले बार वहां पर भाजपा के कैंडिडेट थे। भाजपा के कैंडिडेट जो हैं वो थे क्या नाम था उनका, कौन साहनी राम, कौन साहनी, रामचंद्र साहनी जी एक थे, है ना। जी सुगौली जी में रामचंद्र साहनी जी वहां पर पहले से भाजपा के वो वहां पर विधायक रह चुके थे, समझे जी ना। जी 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 हाँ, तो भाजपा के विधायक रह चुके थे। उसके बाद में इनको हरा दिया वहां पर ये एक शशि भूषण सिंह नाम का आरजेडी का जी जी कैंडिडेट। जी 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 शशि जी शशि भूषण जो हैं
वो बाय प्रोफेशन ओवरसियर थे डिस्ट्रिक्ट बोर्ड में यहाँ, समझे, जी मोतिहारी। और ये नौकरी से रिटायर करके तब जा करके वहां पर वो आरजेडी के कैंडिडेट हो गए, इसलिए कि इनका रिलेशन मुजफ्फरपुर है बगल के साहेबगंज में। जो राजू सिंह हैं उनके साले लगते हैं। जी जो राजू सिंह जी अभी बिहार सरकार में पर्यटन मंत्री जी हैं। अच्छा। जी तो ये शशि भूषण जी वहां से विधायक हुआ करते थे, और जी शशि भूषण जी इस बार भी कैंडिडेट हुए थे। तो जी पिछले बार उन्होंने हरा करके जीत लिया था। अपनी बार यह जी हुआ कि जो उससे पहले जो हारे हुए थे रामचंद्र साहनी जी, वो भी जी फील्ड में आ गए। जी तो हुआ क्या कि सबसे बड़ा खेल हुआ सुगौली में कि जी शशि भूषण जी को एश्योर किया गया, आप ये द्वारा जब आपको टिकट दिया जाए तो जी यहाँ पर चुनाव लड़ा जाए। तो वो इत्मीनान में जी थे। इस बीच में शशि भूषण जी शशि भूषण जी इसी अब उनको सिंबल मिला नहीं, और वहां सीट जी शेयरिंग में ये सीट फंसा हुआ था। तो क्या हुआ कि यह सीट चला गया उनको, जी वीआईपी को, मुकेश सहनी को। तो मुकेश सहनी को आरजेडी ने कहा कि आप अपने सिंबल पर इनको लड़ा दीजिए, शशि भूषण जी ओके को ही लड़ा दीजिए जो हमारे कैंडिडेट है। तो अब आरजेडी के बदले वीआईपी के टिकट पर वहां से उन्होंने नॉमिनेशन अपना फाइल किया भरा है ना। जी और जी 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 उनके खिलाफ में उनके खिलाफ जी में जी ए, रामविलास जो है चिराग चिराग पासवान का जो पार्टी है एलजेपी, जी रामविलास, जी उनके जी कैंडिडेट आ गए हैं एनडीए के तरफ से, जी 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 बबलू गुप्ता। जी जी बबलू जी गुप्ता। तो अब ये दोनों आदमी थे, लेकिन ऐसा जी एक ड्रामा हुआ कि इन्होंने जो नॉमिनेशन फाइल किया था वो रिजेक्ट हो गया। अच्छा ये अकेले आदमी, हाँ, इनका नॉमिनेशन ही रिजेक्ट हो गया। उसका कारण यह था कि यह अंतिम समय में आए थे यहाँ पर टिकट लेकर के, लास्ट डे ऑफ नॉमिनेशन को। और इन्होंने जो फॉर्म फिलअप किया या जो कुछ अपना वहां पर काम किया वो कानून के खिलाफ था। ये इनको दिमाग में बैठा हुआ था कि आरजेडी पार्टी तो रजिस्टर्ड पार्टी है, तो इसलिए अपना एक ही अपना विटनेस ले गए थे। जबकि ये ओके वीआईपी पार्टी जो है तो रजिस्टर्ड पार्टी भी नहीं है। तो इसमें ओके ये स्वतंत्र उम्मीदवार की तरह इसमें 10 विटनेस लगते हैं, 10 सपोर्टर ओहो आपको चाहिए। तो ये जी नाकाम नहीं कर सके, और इनको नोटिस देने के बावजूद भी नहीं कर सके। उसके बाद वो रिजेक्ट हो गया, अब वो सीट खाली हो गया। तो अब जी वहां क्या हुआ है कि अब तो स्थिति बदल गई। अब तो आज तो सब चीज खत्म हो गया। तो अब वहां वहां से बहुत लोग जो थे, ये जी वहां पर कुछ जी जी कुछ लोग का नॉमिनेशन रिजेक्ट भी हुआ है और अस्वीकृत भी हुआ जी है। अब ये मतलब कि अब महागठबंधन के तरफ से जी उम्मीदवार के तरफ से तब कोई नहीं है, और इधर से जी एनडीए के तरफ से चिराग पासवान के कैंडिडेट हैं बबलू गुप्ता। तो जी अब वहां क्या हुआ है कि जन सुराज से एक अजय झा खड़ा है, जन जी सुराज का। हम्म ऑल्दो इज ए ग्रीन हॉर्न, वो खड़ा है, हम्म लेकिन वो स्वतंत्रता संग्राम परिवार के एक आदमी है। उनके बाबा जी जी बड़े बड़े स्वतंत्रता सेनानी कांग्रेस के नेता हुआ करते थे। तो उन्होंने अपना जन जी स्वराज से अपना नॉमिनेशन भरा हुआ है ना। तो अब मुख्य जी लड़ाई ये भाजपा से, मतलब चिराग जी पासवान के पार्टी जी से, ये जी जन स्वराज के अजय झा से हो गया है। जी 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 अच्छा अगली अजय सीट पर एक बार कैंडिडेट है और अजय बात कर कुमार। ले जी जी हाँ। जी आपका थोड़ा आपका फ्रेम एक बार दोबारा से सही कर लीजिएगा ये साइड में चला गया है हाँ अच्छा हाँ अच्छा। हाँ ये लो। थोड़ा सा थोड़ा और हाँ, कोई नहीं थोड़ा और ऊपर कर लीजिएगा हाँ अब ठीक है अब ठीक है ठीक 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 अच्छा एक दो सीट और रह गई हैं एक सीट है आपकी नरकटिया की नरकटिया में आपका
आरजेडी से शमीम अहमद जीते थे 2020 में, 46% करीब वोट मिला था इनको। इस बार क्या स्थिति है नरकटिया की? देखिए, उसी तरह जैसे आपको केसरिया को काट करके कल्याणपुर बना था ना जी। डिलिमिटेशन के बाद में, तो यह आदापुर हम्म। कंस्टिट्यूंसी पहले था, है ना। उसको जी। काट करके और इधर से ढाका का कुछ पार्ट लेकर के नरकटिया कंस्टिट्यूंसी बनाया गया। जी। और नरकटिया जी। 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 कंस्टिट्यूंसी से ये डॉक्टर समीम जो हैं, ये जी। आयुर्वेद के जो है सो ग्रेजुएट हैं, आयुर्वेदिक डॉक्टर हैं, तो ये वहीं के जी। रहने वाले हैं और दबंग आदमी। तो इनका प्रैक्टिस भी बहुत अच्छा है और पॉपुलर भी। जी। तो जी। ये जी। इनको आरजेडी से टिकट मिला और ये बीजेपी घोषित हुए और मंत्री भी जी। बने, मंत्री भी बने। जी। और अपनी बार ये इनका मुकाबला जी। इनका मुकाबला एक ग्रीन और से एकदम है। पूर्वी जी। चंपारण जिला में ऐसे तो चुनाव के पहले कहा जाता था सभी पार्टियों के द्वारा जो हम नौजवानों को टिकट देंगे, नए लोगों को टिकट देंगे, तो ये तो सब जो है सिटिंग को दिए हुए हैं। लेकिन नीतीश जी। कुमार का जेडीयू ने एक नया लड़का विशाल कुमार को, विशाल कुमार जी। शाह है, मोतिहारी का लड़का जी। है, इसको टिकट दे जी। दिया वहां नरगटिया का। मूल विरोधी के जी। रूप में वहां जेडीयू आ गया है। वो चार्टर्ड अकाउंटेंट है जी। सर, विशाल जी। नौजवान है जी। और जेडीयू का जी। एक्टिविस्ट है। तो अपनी बार डॉक्टर साहब का मुकाबला उसी विशाल कुमार से। जी। 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 विशाल अच्छा, मैं विशाल आपसे जी, अब थोड़ा सामूहिक मुद्दों पर एक बार समझने की कोशिश करूंगा। इस बिहार इलेक्शन में एक, इसे कहते हैं, एक नया एलिमेंट पर बड़ी चर्चा हुई है, वो जनसुराज पार्टी पे। जनसुराज पार्टी और प्रशांत किशोर का चर्चा बहुत ज्यादा है। मैं आपसे ये समझना चाहता हूं कि पूर्वी चंपारण की 12 सीटों पर जनसुराज जो फैक्टर है, क्या वो काम कर सकता है? क्या वो, अगर वो करेगा तो किसको डैमेज करेगा? मतलब क्या वो वोट कटवा है तो क्या वो जीतने की स्थिति में है क्या किसी सीट पर, या सिर्फ वोट काटेगा? और अगर वोट काटेगा तो किसका वोट काटेगा, ये थोड़ा समझने की जरूरत है। तो आप थोड़ा इसका आइडिया देंगे? बताते हैं। जी। जन स्वराज का बिहार में ये सबसे पहला है कि यह अब तिकोना संघर्ष बना रहा है ना। जी। तिकोना संघर्ष बना जी। रहा है। तो तिकोना संघर्ष बनाने में जन स्वराज पहली बार यहाँ आया है और हर जगह से जी। अपना कैंडिडेट दे रहा है, समझे। जी। डिसिप्लिन की इसमें जी। बड़ा कमी है और जी। इनमें बड़े अच्छे अच्छे लोग जमा हुए थे और इन्होंने नारा भी बहुत अच्छा दिया था और लोगों की जी। समस्याओं को उजागर किया था। लेकिन इस समझिए कि इस चुनाव में पूर्वी चंपारण में ये सुगौली को छोड़ करके हमको नहीं लगता है कि कोई कैंडिडेट इनका बहुत अच्छा करेगा। जीतने की बात तो छोड़ ओके। दीजिए। अच्छा, नहीं, मैं ये जानना चाहता हूं कि अगर 5,000 10,000 वोट भी पाते हैं तो वो वोट किसका होगा? आपका इसमें असेसमेंट क्या है? क्या वो वोट एनडीए का है या गठबंधन का वोट होगा? वो किसका वोट काटने जा रहे हैं, ये सब जानना वोट चाहते हैं। एनडीए का वोट ज्यादा कटेगा। एनडीए का? एनडीए, हाँ। ऐसा आपको और क्यों बहुत, लगता है कि एनडीए का वोट कटेगा? देखिए, यादव और मुस्लिम का वोट नहीं कटने वाला है, जी। वो नहीं कटने वाला है। तो बाकी जो वोट है वो एनडीए का वोट है। जी। 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 तो तो इसका कटेगा इसका तो नहीं इसका कटेगा। मतलब ये है कि इसका इसका अर्थ ये निकाला जाए कि एक दो सीटें वो नुकसान कर सकते हैं, 10 12 15 हजार वोट लाके। हाँ, नुकसान तो कर सकते हैं, नुकसान एक दो पर नहीं, ज्यादा पर कर सकते हैं। हम्म। हाँ, जो पूर्वी कैंडिडेट चंपारण में? हाँ, जो कैंडिडेट का मार्जिन अच्छा। बहुत कम आएगा जीतने वाले का, वैसे लोग जी। आ जाएंगे। हाँ, जी। क्योंकि हमको लगता ओके। है कि कम से कम 5 आदमी जो है सो 15,000 वोट तक काट सकता है। ओके, उसमें तो इसका मतलब ये, हाँ। चिड़ैया चिड़ैया का में वैसा कैंडिडेट है। जी। 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 हम्म, तो इसका मतलब ये हुआ कि जन स्वराज सीट लाए ना लाए, लेकिन वो प्रॉब्लम तो है, और खास तौर से एनडीए के लिए। हाँ, इसमें कहीं कोई, एनडीए के लिए प्रॉब्लम, इसमें कहीं, जी जी जी, इसमें इसमें कोई कहीं कोई दो दो राय मत नहीं है। नहीं है। और जो भी आपस जी। में जी। हम लोग की बातें होती हैं, हम लोग देख रहे हैं कि जी। महागठबंधन को कहीं से प्रभावित नहीं कर रहा है, उसके वोटर प्रभावित नहीं जी। है। जी, जी। जी। सबके बावजूद वो ठीक कह रहे हैं कि हाँ ना बहुत अच्छा आदमी है, लेकिन हम नहीं तो वोट ओकरा के देव जन से हमने के खाई पिए बड़ी दाल रोटी चलता।
जी वोट उनको जी नहीं देते। तो जो लोग होशियार लोग हैं, पढ़े लिखे लोग हैं, वो सब तबका के लोग कुछ ना कुछ वोट उनको देगा। लेकिन वोट जो है सो जी रिकॉग्निशन के अलावा कुछ नहीं है, उसका कोई रिजल्ट नहीं। जी जी, मतलब वोट काटने के अलावा कोई एक्टिविटी नहीं होगी, जी ना। लेकिन ये ये ये, डैमेज तो ये करेगा इंडिया को। हाँ, डैमेज तो करेगा। सुगौली में हो सकता है कि डायरेक्ट फाइट में जंसुराज अकेले हो। ओके ओके ओके। तो तो दोस्तों, आपने सुना सीनियर जर्नलिस्ट पूर्वी चंपारण के चंद्रभूषण पांडे जी को, और मैं आपको बता दूं कि उनका जर्नलिज्म का बड़ा लंबा कैरियर रहा है और हम सबसे बहुत सीनियर हैं। चंद्रभूषण जी, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। आपने बड़ी तगड़ी इंसाइट दी, जमीनी जानकारी दी और कुछ ऐसे हिस्टोरिकल फैक्ट रखे हैं बिहार की राजनीति के जो कम ही सुनने को मिलते हैं। लेकिन रास्ता कैसे बदला जाता है, परिस्थितियां कैसे बदलती हैं, ये जानना बेहद रोचक है। तो दोस्तों, ये चर्चा यहीं तक। नेक्स्ट एपिसोड में बिहार के किसी और जिले की विधानसभाओं पर चर्चा करेंगे और समझेंगे कि वहां चुनावों का माहौल किस तरह का है। तब तक के लिए शुक्रिया, नमस्कार, आदाब। चंद्रभूषण जी, आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया। शुक्रिया। बहुत बहुत शुक्रिया आपको।